भारतीय सेना, हर भारतीय का गौरव, हर सैनिक का जुनून, हर बच्चा उसी को देखकर फौजी बनने का सपना देखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने देश से बेहद प्यार करता है, केवल एक सैनिक ही बन सकता है। तिरंगा देखकर जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह जिसे मृत्यु का भय नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसका आखिरी सपना तिरंगे में लिपट जाना है। मैं कप्तान विक्रम कुमार, भारतीय सेना हूँ। लोग मुझे प्यार से विक्की कहते हैं। विक्की, जिसका दूसरा नाम अनाथ है। जब मैं बच्चा था तब मेरे माता पिता गुजर गए। मेरा जन्म और पालन पोषण अमरावती मिलिट्री स्कूल में हुआ। मेरे दोस्त और मेरी टीम ही मेरा परिवार है। वे मेरे सब कुछ हैं। कार्तिक, मेरे प्यारे दोस्त, वह एक खुशमिजाज और स्पष्ट विचारों वाला व्यक्ति है। वह हमेशा पदक की तरह अपनी छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। रेखा, वो जंग के मैदान में किसी से कम नहीं है। वह सेना में महिला सशक्तिकरण का चेहरा है। करण और सुरेश, उनके चेहरे मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन जब उनकी सोच की बात आती है तो वे जुड़वा हैं। जूनियर होते हुए भी वे ऐसे काम करते हैं कि हम जैसे सीनियर दंग रह जाते हैं। मैं नाम के लिए उनका कप्तान हूँ, लेकिन हम सब एक परिवार की तरह हैं। अब जहाँ हमारी पोस्टिंग होती है, वहीं हमारा घर होता है। आकाश हमारी छत है और घास और मिट्टी हमारा घर है। दुश्मनों के बम, गोलियां और विस्फोटक ही इस घर में दस्तक देते हैं। वे हमारे ही मेहमान हैं। हमारा मिशन हमें घाटियों में स्थित छोटे शहरों में ले जाता है। आतंकवादियों ने एक महिला और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया है। हमें दुश्मन को उसके घर में घुसकर खत्म करना है और मां और बच्चे को सुरक्षित लाना है। हर युद्ध के 4 चरण होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे आगे दुश्मन कौन है। तुम दोनों उस कोने में काम करते हो, ठीक है। लड़ाई का पहला चरण, दुश्मन की पहचान। अल्फा, लक्ष्य उत्तर पूर्वी कमरे में है। लड़ाई का दूसरा चरण, अरे वहां कौन है? लड़ाई की शुरुआत 2 बजे चार्ली, 10 बजे, 11, 12, 1। अब लड़ाई का तीसरा चरण, हमारे दुश्मनों की कमजोरी की पहचान। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसकी एक कमजोरी जरूर होती है। माँ, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने एक डॉक्टर की व्यवस्था की है। अल्फा, हम तैयार हैं। इस तरफ से, अरे रुको, बैग नीचे करो। अपना हाथ बढ़ाए। 3 की गिनती पर, 1, 2। अब ब्रावो, यहाँ कोई नहीं है। आसपास की दीवारों की जांच करें। चलो जल्दी निकलो। धन्यवाद बंधु। और अंतिम महत्वपूर्ण क्षण, जो जीत या हार तय करेगा। लड़ाई का चौथा और अंतिम चरण, दुश्मन को झटका देने और दुश्मन को हराने के लिए। अल्फा, लक्ष्य
ठीक तुम्हारे पीछे है। सैनिक भी जानता है कि युद्ध में भी एक अनसुना और अलिखित पड़ाव होता है, त्याग करना। मेरे बहादुर दोस्त कार्तिक को आज अपना बलिदान देना पड़ा। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन दोनों तरफ बलिदान होता है। क्या आप ठीक हैं? यह भगवान की कृपा के कारण है, और केवल एक सैनिक और उसका परिवार ही उस बलिदान को समझ सकता है। इन 5 पड़ावों से गुजरे बिना कोई भी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। तुम सब यहीं रुको, मैं ठीक हूँ। तुम कब तक दिखावा करोगे कि तुम्हें परवाह नहीं है? रेखा, कप्तान, आप कैसे जानते हैं कि वह क्या नहीं जानता? मैं आप सभी को अपने आप से बेहतर जानता हूँ। टीम में हर कोई जाओ और उसकी जांच करो। हर मिशन के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरा फौजी परिवार ऐसा ही है, जो फूल की तरह मुस्कुराता है। कांटों भरे कठिन रास्ते पर चलते हुए भी भगवान का शुक्र है कि मेरे पैर में गोली लगी। अगर मैं कप्तान की जगह होता तो मैं मर चुका होता। मैं अगली बार जब आऊंगा तो आपके कप्तान से मिलना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप उससे मिलें। दीदी, अगली बार जरूर। कैसे हो जनाब? यह दुश्मन कोई था जिसे हम जानते थे, लेकिन सबसे खतरनाक मिशन वह है जहां दुश्मन गुमनाम है। मेरा मतलब है पहला चरण, जहां दुश्मन की पहचान करना लगभग असंभव है। सेक्टर 42, गुरजीत सिंह रिपोर्टिंग। सर, हम सेक्टर 42 में दाखिल हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट गुरजीत सिंह महोदय, खोलो इसे। मैं और मेरी टीम सेक्टर 42 में प्रवेश कर चुके हैं। हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। अभी के लिए यह सब स्पष्ट है, सर। सावधान गुरजीत, दुश्मन को देखते ही हमें अपडेट करें। यह शोर क्या है? ओह तेरी, यह है। मुझे खबर दो, वहां क्या है? गुरजीत, गुरजीत, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? गुरजीत, मुझे गोलियों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या आप ठीक हो? क्या तुम सुरक्षित हो गुरजीत? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गुरजीत, मैं दोहराता हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हम फायरिंग की कुछ आवाजें सुन सकते थे। गुरजीत, क्या तुम ठीक हो? सैन्य मुख्यालय, ये है सेक्टर 42। इसे भारत की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। पूरे सेक्टर में सिर्फ एक खनिज कारखाना है, वह भी अंग्रेजों ने बनवाया था। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में स्थित सेक्टर 42 में कोई सैन्य या नागरिक गतिविधि नहीं हुई है। सेक्टर 42 200,000 एकड़ में फैला हुआ है। वह भूमि भारत में किसी भी अन्य भूमि की तुलना में अधिक उपजाऊ है। सरकार सेक्टर 42 में नागरिक गतिविधि शुरू करना चाहती है। हमने वहां सेना की एक टीम को इलाके के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजा। यह 6 सदस्यीय टीम थी। उनमें से कोई नहीं लौटा, सब मर गए। जब सेक्टर 42 में लोग ही नहीं हैं, तो उन पर हमला किसने किया? उस मिशन को गुरजीत सिंह लीड कर रहे थे। हमारे इंटेल के अनुसार गुरजीत सिंह ने पहले अपनी टीम को मार डाला और फिर खुद को मार डाला।
क्योंकि सेक्टर 42 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है। हम यहाँ पर बड़ी सेना की बटालियन या वायु सेना नहीं भेज सकते हैं। आपका मिशन सेक्टर 42 में खतरे को खत्म करना है। आपको उस क्षेत्र को सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित करना होगा। यह एक गुप्त मिशन है। चीन उत्तर में 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेपाल 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कप्तान आगे नो फ्लाई जोन है। हम बेस कैंप के सेफ जोन में उतरेंगे। हमारी टीम को एक खास सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया है। वे हमें एक क्षेत्र की जांच के लिए क्यों भेजेंगे? और जब वहां कोई नहीं रहता तो टीम पर हमला किसने किया? मैं उस टीम का कमांडिंग ऑफिसर था जो पहले वहां गया था। मैं यहाँ केवल आपको और आपकी टीम को सचेत करने के लिए हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन कोई बाहरी नहीं है। यह हमारे सैनिकों में से एक है, लेफ्टिनेंट गुरजीत सिंह। पूरी टीम को गोली मारने के बाद गुरजीत ने आत्मदाह कर लिया। क्या गुरजीत सिंह के जीवन में आपको अतीत में कुछ संदिग्ध लगा? इस एक प्रश्न ने हम सभी को भ्रमित कर दिया है। गुरजीत सिंह के करियर पर कोई दाग नहीं लगा। वह सर्वश्रेष्ठ थे। उस जंगल में जरूर कुछ गड़बड़ है। सेक्टर 42 की समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी टीम मेरा परिवार है। मुझे सब पर भरोसा है। हम उसे सबक सिखाएंगे, चाहे दुश्मन कोई भी हो। कैप्टन विक्रम कुमार और टीम सेक्टर 42 में प्रवेश करते हुए। कप्तान, अगर आप कोई हलचल देखते हैं तो हमें अपडेट करें। कैप्टन, रेखा को मेरे पास मत बिठाओ। उसकी बंदूक हमेशा मेरी ओर इशारा करती है। आधार, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आधार, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रेडियो सिग्नल कट गया। उसी गति से चलाओ। इसे कोनों में धीमा रखें और मेरी आज्ञा के बिना कोई गोली नहीं चलाएगा। कैप्टन, जीप के ऊपर कुछ है। उस तरफ से। पीछे देखो। विजय, करण, कवर ले लो। कप्तान, सावधान रहें। अरे, ध्यान से। पीछे देखने के लिए। थोड़ा धीमा, धीरे से। 3 घंटे बाद। यहाँ क्या हुआ? मैं कैसे बेहोश हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रेखा, रेखा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उठना। सुरेश, उठो। उठना। करण, कार्तिक, 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 तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक ने बंदूक नीचे रख दी। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्षमा करें कप्तान। मैं कार्तिक की मां और बहन से कभी नहीं मिला और मुझ में उनसे मिलने की हिम्मत भी नहीं है। अब मैं कार्तिक की मां का सामना कैसे करूंगा? कोई बात नहीं। 2018 में आपने इस कंधे को घायल कर लिया था। हमने वहां से ही गोली हटा दी कप्तान। पूरी तरह से ठीक होने में अभी और कई साल लगेंगे। दर्द को काबू में करने के लिए मैं आपको मार्फीन की गोलियां दे रहा हूं। 1 सप्ताह बाद। क्षमा करें कप्तान। ये थे कार्तिक के आखिरी शब्द। उसने मुझसे सॉरी क्यों कहा? मेजर विक्रम, घटनाओं के मोड़ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कार्तिक अपराधी है।
जनरल के आने से पहले कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं उसे दोष नहीं देना चाहता। आराम से कप्तान, बैठ जाओ। कैप्टन विक्रम कुमार, कमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें। इससे पहले कि हम उस पर आधिकारिक मुहर लगाएं, क्या आप अपनी टिप्पणी बदलना चाहते हैं? नहीं, सामान्य सेक्टर 42 में जो कुछ हुआ उसकी एक कप्तान के तौर पर मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह मेरी आखिरी टिप्पणी है। आपकी टिप्पणी सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। किसी ने पूरी टीम को जहर दे दिया। तुम्हारे कंधे पर लगी गोली उस देशद्रोही कार्तिक की बंदूक से निकली थी। उन्होंने आपकी टीम और आपके देश को धोखा दिया। वह देशद्रोही है। कार्तिक ने कोई अपराध नहीं किया। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। वह देशद्रोही नहीं था। क्या मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। उसने अपना दिमाग खो दिया है। घटना के दिन करंट थर्मल राडार सिस्टम चालू था। हाँ कप्तान, वह डेटा ही बता सकता है कि हम पर हमला किसने किया। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है कप्तान। कार्तिक के अलावा कोई नहीं चल रहा है। हमें दुश्मन नहीं मिला और कुछ नहीं कप्तान। कार्तिक के सैन्य अंतिम संस्कार की कोई मंजूरी नहीं थी। उनके परिवार को कम से कम पेंशन तो मिलेगी ना। जांच पूरी होने तक पेंशन रोक दी गई है। कार्तिक ने मुझे बताया था कि उसकी मां ने एक छोटे से गांव में बहुत मेहनत की और बड़ी मुश्किल से उसका और उसकी बहन का पालन पोषण किया। मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उन्हें इस खाते से हर महीने पैसा मिलना चाहिए। ठीक है कप्तान। कोई तिरंगा नहीं है। कोई गोलाबारी नहीं है। कोई सैन्य सम्मान नहीं है। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त कार्तिक? कप्तान, कप्तान, कप्तान। डॉक्टर ने मुझे बदन दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन की गोलियां दी, लेकिन किसी को खोने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कोई दवा नहीं बनी है। मुझे इस देशद्रोही का कार्तिक का टैग मिटाना है। इस अकेलेपन के समय में इन मॉर्फिन की गोलियों के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। 1 साल बाद जब किसी भी पहलू की बात आती है तो मानव जाति शीर्ष पर नहीं होती है। ताकत में भी नहीं, नहीं गति में। कुछ जगहों पर ये बुद्धि के मामले में कम होते हैं। फिर भी मानव जाति पूरी दुनिया पर राज करती है। आप जानते हैं क्यों? हम वह कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। समन्वय 5, 10, यहाँ तक कि 10,000 लोग भी एक साथ आकर किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही इसका मतलब दुश्मन को हराना हो या किसी कंपनी के लाभ के लिए काम करना हो। यही एकता है जो देश को मजबूत बनाती है। मेजर, मुझे सजा के तौर पर टीचर बनाया गया था। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। मैं एक कप्तान हूँ। मुझे वापस मैदान में ले आओ। विक्रम, गलती करने पर हमेशा कमेटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने कमेटी के सामने ही गलती कर दी। कार्तिक के साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। इन सब से आगे बढ़ो और अपने बारे में सोचो। कोई भी आदमी अकेला नहीं रह सकता।
क्या आप इसे समझते हैं? नहीं प्रमुख, मेरे दोस्त की बेटी काव्या यहाँ दिल्ली कॉलेज में पढ़ती है। वे उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं। आप उससे कॉफी पर क्यों नहीं मिलते? मेजर, क्या आप मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में बता रहे हैं? नहीं, 3 सफल बच्चों की मां के रूप में। क्या आप रविवार को उससे मिलेंगे? मेरी मां मुझे समय पर शादी करने के लिए कहती थी। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे कोई नहीं मिला। वैसे भी अगर लड़की कप्तान को रिजेक्ट कर दे तो अच्छे से बात करो। कम से कम कप्तान की उम्र पर विचार करें। आप ठीक कह रहे हैं। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। अगर तुम अंदर कदम रखते हो तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ठीक है कप्तान, जैसा आपका आदेश महोदय। अगर तुम्हारा भाई कप्तान के पद पर होता आज तो मैं मर गया होता। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपके कप्तान से मिलना चाहता हूं। नमस्ते। नमस्ते काव्या, दिल्ली मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष। विक्रम, मैडम आपकी कॉफी। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेजर ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। मैं उसे बता दूंगा कि मैं तुमसे मिला था। मैं छोड़ दूंगा। नहीं, वहीं रुको। मैंने ही आंटी से कहा था कि इस मुलाकात की व्यवस्था करो। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने। अगर हम 10 साल पहले पैदा हुए होते तो हमारी अरेंज मैरिज जरूर होती। अगर हम 10 साल बाद पैदा हुए होते तो किसी डेटिंग ऐप पर जीवन साथी ढूंढ रहे होते। हम इन 2 पीढ़ियों के बीच में फंसे हुए हैं। अगर हमें अपनी पसंद का साथी चाहिए तो हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। अपने साथी विक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन एक बात यह है कि वह देशभक्त होनी चाहिए। हम शर्त के मुताबिक रेस्टोरेंट से बाहर हैं। कैप्टन, कृपया 5 मिनट और दें। चलो, तीसरा पहिया। आ रहा हूं। आप कुछ कह रहे थे। मेरी परवरिश एक मिलिट्री स्कूल में अकेले हुई थी। मैंने इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मेरे पार्टनर को रिश्ता निभाने की कला आनी चाहिए। आपने इस बारे में कुछ सोचे बिना भी बहुत कुछ सोचा। मुझसे पूछें कि क्या आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ विक्रम। मैं अपना मन बनाने के बाद यहाँ था। मैं आपको समझ नहीं पाया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आप शिक्षित हैं। आप भी अच्छा बोलते हो। मेरे बारे में जाने बिना आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप सही समय पर सब कुछ समझ जाएंगे। सिर्फ एक मुलाकात के बाद आपसे हाँ कहने की असली वजह इस बॉक्स के अंदर है। यह बंद है और तुम इसे तभी खोलोगे जब मैं तुमसे कहूंगा। सही समय पर मैं तुम्हें स्वयं चाबी दे दूंगा। फैसला अब आपके हाथ में है। अरे, एक बार सोचिए, उससे बात करो। यह मेरी पसंदीदा लाइब्रेरी है। यह बहुत अच्छा है। क्या तुम सब कुछ और खाओगे? मैंने तुमसे कहा था, है ना? कप्तान मान जाएगा। यह है। अरे, नई दिल्ली। क्षमा करें मैडम,
मंत्री बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। नियुक्ति के लिए आपको वेबसाइट पर एक फॉर्म भरना होगा। नहीं नहीं, नमस्ते महोदया, क्षमा मांगना कृपया। हाँ, इस बैठक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है श्रीमान। कीर्ति, 1 साल हो गया है। सेक्टर 42 की समस्या अभी तक नहीं सुलझी है। कीर्ति, हमने एक बहुत बड़े सरकारी वैज्ञानिक की जगह आपको यह प्रोजेक्ट सौंपकर बहुत बड़ी गलती की। 1 साल पहले हमने आपको यह काम दिया है। आप सेक्टर 42 के अंदर खतरे का पता नहीं लगा सके। महोदय, जितना हमने सोचा था खतरा उससे कहीं अधिक है। हमें सेक्टर 42 को खाली करने के लिए सेना की एक बटालियन या वायुसेना की आवश्यकता होगी। यह असंभव है। सेक्टर 42 हमारे लिए नो फ्लाई जोन है। यह 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। यदि अन्य राष्ट्र हमारी सेना या वायुसेना भेजने के हमारे इरादे को गलत समझते हैं तो यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसलिए मैंने यह कार्य आपको सौंप दिया है। नई जानकारी है। मुझे एक सैन्य दल के साथ एक और मौका चाहिए। इस बार मैं मैदान पर सैन्य दल के साथ जाऊंगा। सर, अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो मुझे खेद है। आप यह प्रोजेक्ट किसी और को दे सकते हैं। हमने पहले भी 2 सैन्य दल भेजे थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे पास कुछ नई जानकारी भी है और फंड भी इस परियोजना का समर्थन करने के लिए। तो ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है कीर्ति। अपनी पसंद की एक छोटी टीम चुने। यह मिशन टॉप सीक्रेट होगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, कप्तान विक्रम। हाँ, मैं डॉक्टर कीर्ति हूँ, ऑटोकोलॉजी अनुसंधान विशेषज्ञ। मुझे आपकी टीम की मदद चाहिए। शोध करना? मुझे खेद है डॉक्टर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हूँ। सरकार ने मुझे एक जगह रिसर्च करने के लिए चुना है। सेक्टर 42 सिर्फ आपको और आपकी टीम को उस इलाके में लड़ने का अनुभव है। मैं यहाँ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपसे मिलने नहीं आया हूँ। यह एक गुप्त मिशन है। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं पिछले 1 साल से मैदान पर नहीं हूँ। अनुमति के कागजात पर जनरल के हस्ताक्षर करवाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास पूरी अनुमति है। कब शुरू करें? अभी। उस सूटकेस की कीमत रु 150,000। क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें श्रीमान। बेवकूफ, यह जोकर कौन है? विक्रांत, मैं शोध का दीवाना हूँ और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। विक्रांत की कंपनी हमें फंड देगी। इसके बदले में उन्हें और उनकी कंपनी को पब्लिसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आप परीक्षा देंगे और उसे अंक मिलेंगे। आप यह भी कह सकते हैं, चल दर, हेलीकॉप्टर में भी एयर होस्टेस की सर्विस होनी चाहिए ना? मैं भूखा हूँ। मेरे बगल में बैठा यह नौजवान अरबों के कारोबार का वारिस है। मेरा एक सवाल है कीर्ति, बेटा इतना गूंगा कैसे है जब
उसका पिता इतना सफल है। आपको उसके बारे में भी शोध करना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यह एक अलग दुनिया है। यह हमारी प्रयोगशाला है। इस सेटअप और प्रोजेक्ट का सारा पैसा विक्रांत की कंपनी ने खर्च किया है। एक इलाके को खाली कराने में इतना पैसा खर्च। अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। मैं पिछले 20 वर्षों से एक सफल वैज्ञानिक हूँ। सेक्टर 42 में क्या है, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। इसलिए सरकार ने 1 साल पहले मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर अब भी जिंदा हो सकता है? मैंने कहानियों में सुना है और फिल्मों में देखा है। प्राचीन शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है, लेकिन यह सब काल्पनिक है। हकीकत में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे जानवर ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर भी पाए जा सकते हैं। हमें भी सेक्टर 42 से ऐसा संकेत मिला है। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब इसका सबूत हमारे हाथ लग गया है। इस जंगल में एक ऐसा जानवर रहता है जो धरती पर पाए जाने वाले सभी जानवरों से बहुत अलग है। क्या आपका मतलब एलियंस से है? यह कोई प्रागैतिहासिक प्रजाति हो सकती है, या हो सकती है जो अभी से हमसे छुपी हुई है। हमने कुछ उन्नत कैमरों से ली गई एक जानवर की ऐसी ही एक तस्वीर क्लिक की है। यह किसी प्राचीन शास्त्र के किसी जहरीले जानवर जैसा लगता है। हम इसे राक्षस कहते हैं। जब हम पर हमला हुआ तो सेंसर ने हमारे अलावा किसी और को कैद नहीं किया। आपने हीट सेंसर का इस्तेमाल किया होगा। यह जानवर ठंडे खून वाला होता है। इसके शरीर का तापमान नहीं होता है। मिशन पर गई दोनों टीमों को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि इस दैत्य के पास एक विष है जो हमारे मन को वश में कर सकता है, जिसके कारण तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यह अपने विष से मानव मन को पूरी तरह से वश में कर सकता है। मन को वश में करने के बाद दैत्य क्या करेगा, यह कोई नहीं कह सकता। फिलहाल हमें इस बात का कोई सुराग नहीं है कि वे अपना जहर कैसे उगलते हैं और यह हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है। एक बात तो पक्की है कि सेक्टर 42 में एक राक्षस छिपा है। हमें सेक्टर 42 में छिपे इस राक्षस को खत्म करना होगा। कप्तान कार्तिक का नाम। अगर हम उस राक्षस के बारे में रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं तो साफ हो सकता है ना? कार्तिक का नाम सिर्फ इसलिए साफ नहीं हो जाएगा कि हम जंगल में एक राक्षस के अस्तित्व को साबित कर देते हैं। कार्तिक के बंदूक चलाने के भी पुख्ता सबूत हैं। अगर हम यह साबित कर दें कि राक्षस ने उससे यह सब करवाया, तो उसका नाम साफ हो सकता है। विक्रम, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आपको चुनने का एक और कारण था। मैं आपके साथी के बारे में जानता हूं, इसलिए आपसे ज्यादा उस राक्षस को कोई और खत्म नहीं करना चाहेगा। हर जीवित प्राणी में एक कमजोरी होती है। हमें इस राक्षस की कमजोरी का पता लगाना है।
इन 5 तीलियों पर 5 अलग अलग तरह का जहर होता है। हो सकता है कि एक जहर उस राक्षस के लिए जानलेवा साबित हो जाए। हमें इन 5 तीरों को उस राक्षस पर शूट करना है। वह नहीं मरेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से परीक्षण नमूना प्राप्त करेंगे। अगला कदम और भी कठिन है। हमें इसके शरीर से डार्ट्स निकालने और इसे यहाँ लाने की जरूरत है। कोई संकेत नहीं है। मुझे एक संकेत मिला, विक्रम। उसकी नकल करें। वह 50 मीटर के दायरे में कहीं भी हो सकता है। चेतावनी। पता नहीं क्यों इस जानवर का जहर मुझ पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन अब दुश्मन को हराने का समय आ गया है। प्रशिक्षण ने मुझे एक बात सिखाई है। लड़ाई का पहला कदम दुश्मन की पहचान करना है। अब दुश्मन मेरे सामने है। यह युद्ध के दूसरे चरण का समय है। लड़ाई की शुरुआत। कप्तान, चेक पोस्ट पार करने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आपको कोई नमूना मिला, विक्रम? अरे बाप रे! अब हम इसके पूरे शरीर का परीक्षण कर सकते हैं। यह एक बड़ी जीत है, विक्रम। हमने राक्षस को हरा दिया है। यह मकड़ी कहां से आई? यहाँ सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि और भी कई राक्षस हैं। इतनी सिग्नल रीडिंग का मतलब है कि यहाँ कई राक्षस हैं। कवर ले। ये राक्षस हमसे लड़ना नहीं चाहते। वे हमें इस जगह में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। वे सिर्फ सैनिक हैं और उनकी सेना का निश्चित रूप से एक लक्ष्य है। यह युद्ध की घोषणा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। हमें इस मिशन को यहीं रोकना है। तस्वीरें नहीं, एक तरफ सरकाना। कप्तान, क्या आप अकेले थे जो जंगल में होश में थे? हाँ, सामान्य। इसलिए हम इस राक्षस को यहाँ ला सके। आप इस राक्षस से कैसे प्रभावित नहीं हुए? मुझे नहीं पता, जनरल। मेरे साथ होशियारी मत दिखाओ। कप्तान, सामान्य तौर पर हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। अगर हम विक्रम के खून की जांच कर ले तो शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। अच्छा, जल्दी करो। और तब तक अगर आपको कोई अपडेट मिलता है तो आप कीर्ति सीधे मुझसे संपर्क करेंगी। ठीक है जनरल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैंने इसे बहुत समय पहले खो दिया था। कीर्ति ने मुझसे अनुरोध किया, इसलिए आप इस मिशन का हिस्सा हैं। उस दैत्य के विष ने सबको अचेत कर दिया, पर तुम पर उसके विष का कोई असर न हुआ। मैं आपका ब्लड सैंपल दिल्ली भेज रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे जनरल आपको बहुत पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि कार्तिक देशद्रोही था, लेकिन मुझे सच पता है। मैं किसी भी कीमत पर कार्तिक को निर्दोष साबित कर दूंगा। आप अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देंगे? कितना अजीब जानवर है। उनके शरीर की संरचना एक मशीन की तरह है। इसका दिमाग इसके सिर के बजाय रीढ़ की हड्डी में होता है। इसी के कारण इसकी सोचने समझने की क्षमता, शरीर की गति और भावनाएं एक मशीन की तरह हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई और इन राक्षसों को नियंत्रित कर रहा है।
ये राक्षस बिना नियंत्रण के कुछ नहीं कर सकते। इसका जहर मुंह से निकलकर इंसान को अपने वश में कर लेता है। इंसान अपनी याददाश्त भी खो देता है। ऐसा लगता है जैसे इसके पूरे शरीर में सिग्नल रिसीवर हैं। कोई इस राक्षस को संकेत भेजता है और फिर वह हमला करता है। शायद वह मकड़ी इस राक्षस को नियंत्रित कर रही थी। हम बस इतना जानते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो मकड़ी की तरह होता है और उसके पास एक सिग्नल एंटीना होता है। क्या यह राक्षस मर गया है? बिल्कुल, वह मर चुका है विक्रम। इस आधार पर यह ठंडे खून वाला जानवर है। इसके शरीर का तापमान 0 डिग्री होता है। इसका दिमाग इसके सिर में नहीं है और अगर धमाके से इसके सिर में चोट नहीं आई है तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह मर चुका है? शायद मैं जांच करता हूं। डिटेक्टर जल्दी लाओ। तेज। कोई संकेत नहीं। आपकी दीवारों में सिग्नल जैमर लगे हैं। अंदर सिग्नल कैसे पहुंचेगा? मुझे एक संकेत मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अरे बाप रे! दरवाजा बंद करें। मुझे आश्चर्य है कि सेक्टर 42 में ऐसे कितने राक्षस हैं। आना। अरे बाप रे! अरे नहीं नहीं नहीं, ये मकड़ियां केवल इन राक्षसों को नियंत्रित कर रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी रोटी खाता है। वह रोटी नहीं खाता। वह चाहेगा तो तुम्हें खा जाएगा। ये मकड़ियां ही इन राक्षसों को नियंत्रित कर रही हैं। ये मकड़ियां इन राक्षसों का मन है। गार्ड ने हमारे सामने आत्महत्या कर ली। राक्षस के विष ने पहरेदार को अपने वश में कर लिया। फुटेज मुख्यालय भिजवाएं ताकि कार्तिक का नाम साफ हो सके। राक्षस के विष से हम मूर्छित हो जाएंगे और अगर वह मकड़ी हमें पकड़ ले तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ, जैसे गुरजीत ने अपने सभी साथियों को मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली, लेकिन हम सब बेहोश हो गए। अरे उन्हें सीधे मत देखो, सबका अपना जीवन है, उसमें गलत क्या है? वे 1 वर्ष तक एक साथ जंगल में रहे। प्यार तो होना ही था। यह ठीक है, यह गलत है। वह आदमी शादीशुदा है। मैंने अखबार में उनकी शादी की तस्वीरें देखी। इसे प्रेम त्रिकोण कहा जाता है, बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की तरह। क्या चल रहा है? क्षमा करें कप्तान, आप सभी अभी कॉन्फ्रेंस टेंट में आ जाइए। आज मैं निश्चित रूप से चला गया हूँ। युद्ध की मुख्य तकनीक युगों से एक ही रही है, चाहे वह युद्ध किसी राष्ट्र के लिए हो या किसी माफिया के लिए जो एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। कोई वास्तविक अंतर नहीं है। हर सैनिक एक राजा के लिए लड़ता है और हर राजा अपने राज्य या खजाने की रक्षा के लिए उनसे युद्ध करवाता है। इन राक्षसों का अवश्य ही कोई राजा होगा और राक्षसों का राजा एक खजाने की रक्षा कर रहा है जो इस जंगल में है। तो इसका मतलब है कि कोई खजाना है। इन राक्षसों को
कीड़ों की तरह ही घोंसला बनाने की आदत होती है। हर मधुमक्खी के छत्ते या चींटी की कॉलोनी में एक नेता होता है। क्या होगा अगर हम इन सभी सैनिकों से लड़ने के बजाय राक्षसों के राजा पर हमला कर दें? क्या आपको याद है कि कल प्रयोगशाला में क्या हुआ था? कोई संकेत न मिलने पर दैत्य असमंजस में पड़ गया। यदि हम उनके राजा को मार दें तो हम इस समस्या की जड़ को समाप्त कर सकते हैं। 200,000 हेक्टेयर में फैले जंगल में हम राक्षसों के राजा को कैसे पाएंगे? रेडियो संकेतों के माध्यम से। जैसे हम 2 सेल फोन टावरों के माध्यम से सेल फोन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, उसी तरह अगर हम जंगल में 2 टावर बनाते हैं तो हम उनके सिग्नल के माध्यम से उनका पता लगा सकते हैं। जैसे उसे अपने प्रेमी का पता चल गया हो। पिछली बार हम 2 किलोमीटर भी अंदर नहीं जा सके थे। मेरे पास विचार है। रेखा टैंक ब्रिगेड की बैच मेंबर हैं। कोई संकेत नहीं है। स्थिर रहो रेखा। हाँ कप्तान। अब शक। ओह हाँ हाँ, हम यहाँ पहला रिसीवर स्थापित कर सकते हैं। टैंक बंद करो। करण, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिसीवर को ऊपर रखते समय नीचे नहीं देखेंगे। यह एक आदेश है। हाँ कप्तान। हो गया कप्तान। जाना। कप्तान, तुम सब मुझे नहीं बचा सकते। तुम सब यहाँ से भाग जाओ। हाँ, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 3 बजे। क्या आप एक और पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, करण? हाँ कप्तान। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काम खत्म होने तक आप नीचे नहीं देखेंगे। ठीक है कप्तान। हो गया कप्तान। मैं नीचे आऊंगा। नहीं, मेरे कहने तक रुको। क्या चल रहा? ओह तेरी, यह बहुत ऊंचा है। सुरेश, कम से कम तुम मुझे कुछ संकेत दे सकते थे। तुम किस तरह के दोस्त हो? मिशन से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्त। जब तक राक्षस टैंक पर हैं, मैं उन्हें गोली नहीं मार सकता, करण। ठीक है कप्तान, लेकिन अब मैं क्या करूं? नीचे उतरो और जितनी जल्दी हो सके दौड़ो। बाकी मैं संभाल लूंगा। कप्तान, मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकता हूं, लेकिन मैं इन राक्षसों के साथ टैग नहीं खेलना चाहता। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं। जैसे ही मैं 3 तक गिनती गिनूं, टंकी के सामने दौड़ पड़ो। 1, 2, दौड़ना। अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। कप्तान, नीचे। हमने रिसीवर लगाए या नहीं? हाँ या नहीं? आप आज के हीरो हैं। धन्यवाद कप्तान। हाँ, मैं मुख्य रिसीवर से जुड़ सकता हूं। हम इन संकेतों के माध्यम से राक्षस राजा की स्थिति का पता लगा सकते हैं। फिलहाल सभी सिग्नल उत्तर दिशा से आ रहे हैं। क्या मुझे सटीक स्थान मिल सकता है? नहीं विक्रम, चूंकि यह अपने सैनिकों से अधिक शक्तिशाली और बड़ा होता है, इसलिए इसका संकेत पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे रानी मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते की अन्य मधुमक्खियों से अलग दिखती है, इसी प्रकार दैत्यों का राजा भी उनसे भिन्न दिखाई देता होगा।
यदि रिसीवर लगाने मात्र से ही हमें इतना शक्तिशाली संकेत मिल रहा है, तो मुझे विश्वास है कि यह राजा अपने सैनिकों से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। हमें उस तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर जाना होगा। कप्तान, यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। यहाँ इतने कंकाल कैसे आए? जहाँ आबादी नहीं है वहाँ यह कैसे संभव है? सेक्टर 42 में कुछ गड़बड़ है। कप्तान, क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? शायद यह है। यह लाश हाल की लग रही है। ये वही फैक्ट्री है जो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। इतना ही, राक्षस राजा, वह सभी राक्षसों का राजा है। उनका पूरा शरीर ऑक्टोपस जैसा दिखता है। हमें एक योजना बनानी होगी और उसे तेजी से खत्म करना होगा। फिलहाल के लिए इस जगह को छोड़ दें। यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मैं इस कारखाने के बारे में सच्चाई जाने बिना नहीं जाऊंगा। यह हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? इसमें कीर्ति की प्रयोगशाला का लोगो है। बिना सेना की अनुमति के आपकी प्रयोगशाला का निजी हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आ सकता है? आप पहली बार सेक्टर 42 कब आए थे? मैं आपको बताऊंगा। हम 2 साल पहले सेक्टर 42 के अंदर आए थे। पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ खनिज, जो बहुत मूल्यवान और बहुत फायदेमंद है, हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सभी देश इन खनिजों को हवाई जहाज, इंजन, उपग्रह और रॉकेट बनाने के लिए चीन से खरीद रहे हैं। ये सभी खनिज सेक्टर 42 में पाए जाते हैं, लेकिन सरकार हमें इसे निकालने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ खतरा है। फिर एक दिन सरकार ने सेक्टर 42 को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया, लेकिन इस इलाके से कोई वापस नहीं लौटा। तब सरकार ने मुझे सेक्टर 42 में खतरे को समझने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन मुझे रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। और फिर मैं विक्रम के पिता से मिला, जिन्होंने मुझे रिसर्च के लिए पैसे दिए। फिर उन्होंने कारखाने में एक टीम भेजी, जो कभी वापस नहीं आई। राक्षसों ने पूरी योजना को चौपट कर दिया। इस परियोजना से देश को बहुत लाभ होगा। विक्रम, मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा हूँ। तुम जैसे लोग समाज सेवा की आड़ में इस पूरे देश को बेच देंगे। अब आप मुझे या भारतीय सेना को मूर्ख नहीं बना सकते। कप्तान, मेरे पास एक पेन ड्राइव और एक कंप्यूटर है। मैंने अभी इस कंप्यूटर को चालू किया है। बाईं स्क्रीन पर कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा है और सही स्क्रीन पर यह आदमी कौन है। ऐसा लगता है जैसे यह लाश कई सालों से यहाँ पड़ी हो। इस लाश के हाथ में एक पेन ड्राइव है। कप्तान, राक्षस कप्तान, मुझे बचाओ कप्तान। राक्षसों के विष ने उन्हें अपने वश में कर लिया। मुझे यकीन है कि इन लोगों को इस घटना के बारे में याद नहीं है। आज एक बात पक्की है कि ये जीव असली राक्षस नहीं हैं। वास्तव में कीर्ति और उसके व्यवसायी मित्र असली राक्षस हैं।
सबसे पहले मुझे यह जांचने की आवश्यकता है कि इस पेन ड्राइव में क्या है। ये लोग निश्चित रूप से सरकार को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ कप्तान? क्या आपको राक्षस राजा का स्थान पता चला? नहीं, हमें वह नहीं मिला। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? लड़ाई का पहला कदम क्या है? करण, दुश्मन को अच्छी तरह से पहचानने के लिए कप्तान। सही, विक्रम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। कल उस फैक्ट्री में जरूर कुछ हुआ है जो मुझे याद नहीं। क्या मैं पिताजी को बता दूं और उनका तबादला करवा दूं? आप क्या सोचते हैं कि आप किसी कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं? आप पैसे से भारतीय सेना को नहीं खरीद सकते। सरकार हमारी सच्चाई का पता लगाएगी। ऐसा लगता है जैसे जंगल में राक्षस के हमले के बाद मैं सब कुछ भूल गया। हम विक्रम को नियंत्रित करने के लिए जनरल का उपयोग क्यों नहीं करते? यह बहुत ही सुंदर विचार है। जनरल उससे नफरत करता है। वैसे भी तुम अमीर होने के साथ साथ बहुत बड़े बदमाश हो। सुप्रभात डॉ कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसा आपने कहा, मैं नियमित अपडेट के साथ आपको हर दिन एक वीडियो भेजूंगा। हमने इस कारखाने को पूरी तरह से बदल दिया है जो अंग्रेजों के समय में बना था। किसी ने पहली बार सेक्टर 42 में प्रवेश किया है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। चलो भी, आज पहली बार हम खनिज निष्कर्षण शुरू करेंगे। सुश्री गीतांजलि इस स्विच को चालू करेंगी। डॉक्टर कीर्ति, यह एक यादगार पल है। क्या हुआ? सर, यह एक मकड़ी है। यह केवल एक मकड़ी है। इतना डरने की क्या बात है? इस फैक्ट्री का सारा कचरा उस पाइप से निकल रहा है। बस कुछ दिन और हम सेक्टर 42 में ऐसी 10 फैक्ट्रियां बना लेंगे। और यह पाइप, ओह माय, कितनी बड़ी मकड़ी है। वहां देखो, मैंने इतनी बड़ी मकड़ी कभी नहीं देखी। क्या हुआ? यह भाग गया। सर, क्या तुमने कभी इतनी बड़ी मकड़ी देखी है? नहीं साहब, यह अजीब बात है। चलो डॉ कीर्ति, आज हमने कीट नियंत्रण करते हुए एक अजीब जानवर देखा। यहाँ एक अजीब जानवर है। यह अपना जहर उगलता है और फिर भाग जाता है। हम यहाँ नहीं रह सकते। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। इस जगह के सुरक्षा गार्ड सभी को गोली मार रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे बचाओ। यह तथ्य कि राक्षस हम पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं ने इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बना दिया है। अच्छा, कल जंगल में क्या हुआ था? अचानक 10 से 15 राक्षसों ने हम पर हमला कर दिया। सामान्य, तुम झूठ बोल रहे हो कप्तान। राक्षस के आने पर तुम टंकी से बाहर क्यों निकले? क्या आपके कप्तान ने आपको नहीं बताया कि कल क्या हुआ था? अगर टीम में किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके बाद
मैं आपको पूर्ण नियंत्रण नहीं दे सकता। सेक्टर 42 में जाने वाली हर गाड़ी पर कैमरे लगाएं। जनरल कृपया कोई कैमरा मत लगाओ। मेरी बात सुनो। कप्तान, अब तुम मेरी बात सुनोगे और अपनी स्थिति मत भूलना। तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हारी वर्दी से उन 3 सितारों को हटा दूं तो तुम कोई नहीं हो जाओगे। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट यहाँ दिल्ली से है। हमें राक्षस की कमजोरी के बारे में कुछ पता चला। मजे की बात यह है कि जिस चीज ने उनके जहर को आपके खिलाफ बेअसर कर दिया वह उनकी कमजोरी ही है। मॉर्फिन, आपको ठीक होने में सालों लग सकते हैं। मैं तुम्हारा दर्द कम करने के लिए तुम्हें मॉर्फिन की गोलियां दे रहा हूँ। मॉर्फिन हमारे दैनिक जीवन में एक दर्द निवारक दवा है। कंधे के दर्द के लिए ली जाने वाली गोली किसी के दर्द को कम करने के लिए नसों के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसी तरह यह राक्षस के जहर को आपके दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। अगर हम इस मॉर्फिन को राक्षस के शरीर में डाल देंगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कार्तिक भी ले रहा था मॉर्फिन मिशन में। घायल होने के बाद ऐसा लगता है कि इसीलिए राक्षस का जहर उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। कार्तिक ने मरने से पहले यह साबित कर दिया कि हम राक्षसों को वश में कर सकते हैं। कार्तिक पैर की चोट के लिए पेनकिलर ले रहे थे, इसलिए हम सब जिंदा हैं, क्योंकि उसके खून में मॉर्फिन है। इसलिए राक्षस उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सके। उसने मेरे सीने की जगह मेरे कंधे पर गोली मारी। उन्होंने काफी दर्द झेलने के बाद हम सभी को बचाया, लेकिन वह उसे अपने आप से नहीं बचा सका। आपने यह सब तत्काल क्यों आदेश दिया? कप्तान, इन कैमरों का वीडियो प्रयोगशाला में सीधे देखने योग्य होना चाहिए। यह कीर्ति का आदेश है। अपनी बहन को बताओ कि यह संभव नहीं है। अरे, हम भाई बहन नहीं हैं। ओह, क्या ऐसा है? क्षमा मांगना। आप जानते हैं मेरे पिता कौन हैं? मुझे यह पता है। मेरी बात सुनो। अपने पिता से कहो कि भारतीय सेना से संघर्ष न करें। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? कप्तान, मेरे पास टैंक पर लगे सभी कैमरों का समाधान है। कैमरा बंद करने के लिए मैंने यह मास्टर स्विच बनाया। अब आप हीरो की तरह बोले। धन्यवाद कप्तान। कप्तान, अब क्या योजना है? योजना सीधी है। जैसे ही हम मॉन्स्टर किंग के पास पहुंचेंगे, हम कैमरे बंद कर देंगे। चल दर। सर, मुझे कप्तान पर भरोसा नहीं है। वह निश्चित रूप से कुछ गलत योजना बना रहा है। आपको कुछ करना चाहिए। हम कल सुबह सेक्टर 42 के लिए निकलेंगे और हम राक्षसों के राजा को खत्म कर देंगे। लेकिन हम उनके राजा को कैसे ढूंढेंगे? हम उसे पहले ही ढूंढ चुके हैं। क्या आप सभी को बस यह याद नहीं है? उस दिन तुम सब कारखाने में बेहोश हो गए थे। राक्षस के विष के कारण
बंदूक से धमकाने पर कीर्ति ने मुझे बताया कि यह पूरा खेल खेला जा रहा था। विक्रांत और उसके पिता ने सेक्टर 42 में लाखों की कीमत के मूल्यवान खनिजों पर अपना हाथ जमाया। सरकार आम जनता के लिए सेक्टर खाली करना चाहती है, लेकिन ये पैसे के भूखे लोग हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अब हमारा मिशन राक्षसों और उनके राजा को मारना है और सेक्टर 42 को आम जनता के लिए सुरक्षित बनाना है, और हमें इन लोगों को सफल होने से रोकने की जरूरत है। रुकना बिना त्याग के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। मैं टैंक से उतरकर राक्षस राजा को खत्म कर दूंगा। क्या स्पष्ट है? यह स्पष्ट है या नहीं? हाँ कप्तान, हाँ कप्तान। कप्तान वेंकी अपनी पूरी टीम की जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या हमारे पास उनसे संपर्क करने के लिए रेडियो या कोई अन्य साधन है? नहीं साहब, कैप्टन विक्रम ने मुझसे कहा था कि यह तुम्हें दे दूं। गुप्त सुप्रभात डॉ कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने मुझसे कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल एक वीडियो भेजूंगा। इस कारखाने का कचरा उस पाइप से निकल रहा है। बस कुछ दिन और फिर हम सेक्टर 42 में ऐसी 10 फैक्ट्रियां बना लेंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। क्या हुआ जनरल? कुछ नहीं, और सब ठीक है न? राक्षस राजा यहाँ है। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। यह राक्षस के विष ने कप्तान को अपने वश में कर लिया है। जहर ने कप्तान के दिमाग पर असर किया है। कप्तान अपनी टीम के सदस्यों को मारने के बाद खुद को भी मार डालेगा। नहीं करण, अरे करण नो। कप्तान, क्या आप ठीक हैं? कप्तान, कप्तान, उसने क्या किया? अब लड़ाई का अंतिम और निर्णायक क्षण शुरू होता है। लड़ाई का चौथा और अंतिम चरण। यह दुश्मन को मूर्ख बना रहा है। क्या हुआ? कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे तेजी से देखें। कोई विचार नहीं, सामान्य जांच करना। ठीक है श्रीमान, यहाँ सब कुछ ठीक है। उनसे संपर्क टूट गया है। क्या बकवास है? ओह, दुश्मन को यह सोचने दो कि वह जीत रहा है ताकि हम उसे फंसा सकें। योजना सीधी है। एक बार जब हम राक्षस राजा को देखेंगे तो हम कैमरे बंद कर देंगे। आपने इन सभी को इतनी जल्दी क्यों आदेश दिया कप्तान? डमी गोलियां। अगर राक्षस हम पर हावी हो गए तो हमारी बंदूकों में भी नकली गोलियां ही होंगी। हर राजा किसी महंगे खजाने की रक्षा के लिए लड़ता है। राक्षस राजा जिस खजाने की रक्षा कर रहा है, इस जंगल के अंदर है। तो अब मैं इसे समझ गया। अंत में यह राक्षस राजा नहीं बल्कि रानी है। वह एक माँ है जो सिर्फ अपनी प्रजाति की रक्षा कर रही है। आज एक बात स्पष्ट है कि असली राक्षस ये जानवर नहीं बल्कि हम हैं। मैंने इस माँ को बहुत बुरी तरह घायल किया।
लेकिन मैं उसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि यह माँ बचेगी या नहीं। असली लड़ाई प्रकृति को नष्ट करने वालों और उसके संरक्षकों के बीच लड़ी जा रही है। हाँ, शाबाश कप्तान। कप्तान, कितना अच्छा काम है। सब लोग ध्यान, सब लोग सलाम। एक लड़ाई के दौरान देश के भीतर छिपा दुश्मन हमारे सामने खड़े दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। हम सब कुछ देर के लिए बहुत डरे हुए थे। हमें नहीं पता था कि आपने राक्षस राजा को मूर्ख बनाने के लिए नकली गोलियों का इस्तेमाल किया था। कैमरा बाहर जाने से पहले राक्षस राजा के विशाल आकार को देखकर हम चौंक गए। हमने गलत समझा। राक्षस राजा नहीं, रानी थी, एक माता। वह अपनी ही प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह अपनी प्रजाति को खनिज कंपनी के प्रदूषण से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब खुद को बेनकाब करने से पहले वह इतने सालों तक वहीं छिपी रही थी। तुमने उसे मार डाला है ना? मैं उसे मार नहीं सका। फिर एनओसी सर्टिफिकेट का क्या? हम आपको वह नहीं दे सकते। क्या? कीर्ति, वह क्या कह रहा है? कैप्टन, आपने उन लालची लोगों को अच्छा सबक सिखाया। धन्यवाद जनरल। लेकिन हम इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे। और जब तक राक्षस मौजूद हैं, तब तक हमारी अनुमति के बिना कोई भी सेक्टर 42 में प्रवेश नहीं कर सकता है। शाबाश कप्तान। धन्यवाद जनरल। कप्तान, हर कोई इंतजार कर रहा है। हम लेफ्टिनेंट कार्तिक देवन के परिवार की बहादुरी का सम्मान करते हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। तुम सही समय पर सब कुछ समझ जाओगे। आपसे हाँ कहने का असली कारण सिर्फ एक मुलाकात इस बॉक्स के अंदर है। कप्तान ने ही मुझे वह पद लेने के लिए कहा था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पैर में ही गोली लगी। अगर मैं कप्तान की जगह होता तो मैं मर चुका होता। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपके कप्तान से मिलना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कप्तान से मिलो। डियर मैम, मैं कार्तिक को नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपने जीवन को खतरे में डाल दूंगा उसके गद्दार के टैग से छुटकारा पाने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। विक्रम कुमार। गार्ड्स सलाम। बंदूक लोड करो। आग। एक और बार आग। क्षमा करें काव्या, मैं कार्तिक को नहीं बचा सका। कार्तिक ने मुझसे कहा था कि तुमने उसे एक बार नहीं बल्कि 13 बार बचाया है, और आज आपने उनका नाम और इज्जत भी बचा ली। मैं कप्तान विक्रम हूँ। हर कोई मुझे एक अनाथ के रूप में ही जानता है, लेकिन मेरा हमेशा एक परिवार था, मेरी टीम। लेकिन आज मुझे मेरे परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मिल गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि युद्ध के 4 चरणों को कैसे पार करना है और दुश्मन को कैसे हराना है। लेकिन अब जीवन के इस नए चरण को पार करने का समय आ गया है। मेरा नाम कैप्टन विक्रम कुमार है। भारतीय सेना